जय हिंद। आज हम लोग मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे 100% प्रश्न इस वीडियो से या आज के क्लास से पूछे जाने की संभावना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों में समस्याओं के साथ अनुकूलन करने की सामान्य योग्यता है। बुद्धि की यह परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? उत्तर होगा बकिंघम। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मतलब बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? उत्तर होगा चार्ल्स स्पीयरमैन या सीधा स्पीयरमैन। बुद्धि पूर्ण बुद्धि को इकाई मान लिया जाए तो विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट तत्व का भाग कितना होगा? मतलब बुद्धि को अगर इकाई 1 मान लिया जाए या 100 मान लिया जाए तो उसमें विशिष्ट बुद्धि का तत्व कितना होगा? उत्तर होगा 5%। बुद्धि मापन विधि के प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित किया था? मतलब बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहले प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित किया था? तो विलियम उंट या विल्हम उंट ने स्थापित किया था, जर्मनी के लिपजिंग शहर में। अगला है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? उत्तर होगा गाल्टन ने। मतलब गाल्टन ने 1882 ईस्वी में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला खोला था। अगला प्रश्न है, बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि का उपयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू का उपयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? आपका उत्तर होगा टर्मैन। अगला है, मनोविज्ञान परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया था? मनोविज्ञान परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया था? उत्तर होगा एस एम मोहसिन ने। किसने किया था? एस एम मोहसिन ने किया था। किसने बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत दिया था? बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर होगा स्टर्नबर्ग ने दिया था। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? उत्तर होगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, किसने बुद्धि को व्यक्तित्व की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? किसने बुद्धि को व्यक्तित्व की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? उत्तर होगा वेशलर। फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत मतलब फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत POX मॉडल का प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रतिनिधित्व किसका करता है? उत्तर होगा जिन व्यक्तियों की मनोवृत्ति का अध्ययन किया गया। स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्वों की चर्चा किया है? स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्वों की चर्चा किया है? उत्तर होगा 2। बच्चों में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है? तो बच्चों में स्व का विकास लगभग 2 वर्ष की आयु में होने लगता है। डॉक्टर मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? डॉक्टर मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? उत्तर होगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था? बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित किया है? उत्तर होगा JP दास ने किया था 1994 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक वाइगोट्स्की कहां के निवासी थे? मनोवैज्ञानिक वाइगोट्स्की कहां के निवासी थे? उत्तर होगा रूस के। उत्तर होगा व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है बुद्धि संस्कृति की उत्पाद होती है। किसका कथन है?
उत्तर होगा स्टर्न वर्ग का। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया था? मतलब विभेदक बुद्धि परीक्षण को भारतीय अनुकूल बनाने का काम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? उत्तर होगा जे.एम. ओझा ने किया था। किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जानते हैं? किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जानते हैं? उत्तर होगा आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता को, आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता को। शाब्दिक तर्कना, आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आता है? उत्तर होगा विभेदक अभिक्षमता के अंतर्गत। व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य नाम दिया? व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य नाम दिया? उत्तर होगा ब्रूनर। उत्तर होगा लिंकर्ट स्केल में कितनी श्रेणियां होती है? लिंकर्ट स्केल में कितनी श्रेणियां होती है? उत्तर होगा 5। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व हैं? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व हैं? उत्तर होगा 2। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? या प्रारंभ में आत्मा का अध्ययन किस विषय में करते थे? उत्तर होगा दर्शन शास्त्र में होता था। आत्म का स्पष्टीकरण दूसरे के संबंध में होता है। आत्म का स्पष्टीकरण दूसरों के संदर्भ में होता है। उत्तर होगा सामाजिक आत्म। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य या मान और अपनी योग्यता के बारे में निर्णय या आकलन करते हैं। व्यक्ति का अपने बारे में यह मूल्य निर्णय कहा जाता है। उत्तर आत्म नियमन। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है? उत्तर होगा व्यक्तित्व का। टाइप ए प्रकार के व्यक्ति में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? उत्तर होगा प्रतियोगी भावना। संज्ञानात्मक असमवादिता की उत्पत्ति कब होती है? संज्ञानात्मक असमवादिता की उत्पत्ति कब होती है? उत्तर होगा जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है। मतलब जब कोई व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो संज्ञानात्मक असमवादिता की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति अपने अहं को किसी कष्टकर इच्छा के विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उसमें उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर होगा योक्तिकरण। जब व्यक्ति अपने अहं को किसी विशिष्ट इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उसमें चिंता उत्पन्न करने से अपने आप को बचाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर होगा योक्तिकरण। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी जाती है। उत्तर होगा व्यक्तित्व की नैतिक शाखा कौन मानी गई है? तो नैतिक शाखा है पराहम। ऐसे इदम अहम सभी है लेकिन पराहम इसमें नैतिक शाखा मानी जाती है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? उत्तर होगा पेर्सोना। पर्सनालिटी लैटिन भाषा का शब्द पेर्सोना से बना है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता तथा बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता व्यक्तित्व के रूप को किसने प्रदर्शित किया था? उत्तर होगा एच.जे. आइजेंक ने। मनोगतिक उपागम विचारधारा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मनोगतिक उपागम विचारधारा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? उत्तर होगा फ्राइड या फ्रायड ने किया था। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व विकास का पंच अवस्था सिद्धांत है? मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के विकास के पंच अवस्था सिद्धांत किसने दिया? तो पंच अवस्था का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को व्यष्टि या व्यक्तिक मनोविज्ञान के रूप में के प्रचार के रूप में जाना जाता है? उत्तर होगा एडलर या एंडलर। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांतों को सामाजिक उन्मुखता के संदर्भ में प्रदर्शित किया है?
किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत को सामाजिक उन्मुखता के रूप में प्रदर्शित किया है? उत्तर होगा फ्रॉम या एरिम फ्रॉम। व्यक्तित्व विकास में तर्कयुक्त संचेतन अहं की प्रक्रियाओं आदि पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रकाश डाला है? उत्तर होगा एरिक एरिक्सन ने। MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया? MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया? उत्तर होगा हथवे तथा मैकिनले ने MMPI का विकास किया था। किसने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से कार्यशील माना है? किसने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से कार्यशील माना है? उत्तर होगा कार्ल रोजर्स। किस अवस्था को जननेंद्रियों पर फोकस होता है? किस अवस्था में जननेंद्रियों पर फोकस होता है? उत्तर होगा जननेंद्रिय अवस्था। अगला प्रश्न है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर होगा युंग। इनका पूरा नाम है कार्ल युंग। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? तो व्यक्तित्व के कारक विश्लेषण का सिद्धांत रेमंड कैटल नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फ्रायड ने जो एक मनोविश्लेषणवादी थे, मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक ने मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को मनोरोग के निदान में एक सहायक उपकरण के रूप में विकसित किया? मतलब मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची मतलब MMPI का विकास किसने किया? हथवे और मैकिनले ने। 16 PF परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? 16 PF परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर होगा रेमंड कैटल ने। किस परीक्षण में 10 मशीलक्षम या स्याही धब्बे होते हैं? किस परीक्षण में, मतलब व्यक्तित्व के बारे में परीक्षण करने का विधि है यह। 10 मशीलक्षम या स्याही धब्बे होते हैं। उत्तर होगा रोशा परीक्षण। MMPI का पूरा नाम क्या है? MMPI का पूरा नाम क्या है? तो मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। संप्रत्यक्षण परीक्षण को किसने विकसित किया? संप्रत्यक्षण परीक्षण को किसने विकसित किया? उत्तर होगा मॉर्गन एवं मरे ने। मॉर्गन एवं मरे ने किया था। रोजेनज्विग का चित्रगत कुंठाध्ययन। रोजेनज्विग का चित्रगत कुंठाध्ययन किसके द्वारा भारतीय जनसंख्या पर उपयोग करने हेतु रूपांतरित किया गया था? उत्तर होगा BL पारिख। संवेदनात्मक अहं को किसने संबंधित है? संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित है? उत्तर होगा आत्मसंप्रत्यय, आत्मरक्षा, आत्मसम्मान। स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? उत्तर होगा स्ट्रिक्टस। किससे हुआ है? स्ट्रिक्टस से हुआ है। किस हार्मोन की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आ जाता है? किस हार्मोन की वजह से रक्तचाप के स्तर में परिवर्तन आ जाता है? उत्तर होगा एड्रेनलिन तथा कार्टिसोल। एड्रेनलिन और कार्टिसोल हार्मोन की वजह से आपका रक्तचाप का स्तर बढ़ जाता है। व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो व्यक्ति के शारीरिक बीमारी में 50 से 70% दबाव के कारण बीमारी होता है। शारीरिक, संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं? शारीरिक, संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर होगा बर्न आउट। संचेत प्रतिक्रिया, प्रतिरोध, परिश्रांति तीनों चरण किसके अंतर्गत आते हैं? संचेत प्रतिक्रिया, प्रतिरोध, परिश्रांति तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तर होगा GAS। प्रतिबल के विपरीत की अवस्था को क्या कहते हैं? तो प्रतिबल के विपरीत की अवस्था को हम चिंतन कहते हैं। संवेग अभिविन्यस्त युक्ति को किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है?
समवेग अभिविन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की एक युक्ति है, मतलब विधि है? उत्तर होगा एंडलर तथा पार्कर। किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण का एक गत्यात्मक रूप में विकसित किया था? उत्तर होगा लेजारस तथा फोकमैन ने। अगला प्रश्न है, जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीडबैक की कितनी अवस्था है? जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीडबैक की कितनी अवस्था है? उत्तर होगा 3। दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया? दबाव पर संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया? उत्तर होगा मिचेनबॉम। कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है? उत्तर होगा व्यायाम। वे मानव व्यवहार और अनुभूतियां जो साधारण, अनोखे, असाधारण हैं, असामान्य समझे जाते हैं, किसने कहा था? उत्तर होगा किस्कर। मतलब मानव का व्यवहार या अनुभूति जो साधारण, अनोखे, असाधारण हैं, असामान्य समझे जाते हैं, किसने कहा था? किस्कर ने कहा था। असामान्य व्यवहार या असामान्य व्यक्ति का अध्ययन ही असामान्य मनोविज्ञान है। यह परिभाषा किसने दिया? असामान्य व्यवहार या असामान्य व्यक्ति का अध्ययन ही असामान्य मनोविज्ञान है। यह परिभाषा कौन दिया था? उत्तर होगा आइजेंक। सामूहिक पागलपन को प्रभाव किस शताब्दी में मिलते हैं? सामूहिक पागलपन का प्रभाव किस शताब्दी में मिलते हैं? उत्तर होगा 10वीं से 16वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन पुस्तक किसने लिखा? तो पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन पुस्तक क्रेपलिन नामक मनोवैज्ञानिक ने लिखा था। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन हैं? असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन हैं? उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड। इंडिविजुअल साइकोलॉजी के प्रतिपादक कौन हैं? उत्तर होगा एंडलर। मानसिक बीमारी के वर्गीकरण का सबसे नवीनतम पद्धति कौन है? मानसिक बीमारी के वर्गीकरण का सबसे नवीनतम पद्धति कौन है? उत्तर होगा DSM-4। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या होता है? कम भूख लगती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में व्यक्ति को क्या लगती है? कम भूख लगती है। असामान्य व्यवहार या असामान्य व्यक्ति का अध्ययन ही असामान्य मनोविज्ञान है, किसने कहा था? उत्तर होगा आइजेंक। फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं? उत्तर होगा हिपोक्रेटिस को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने मेस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? किस मनोवैज्ञानिक ने मेस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? उत्तर होगा एंटम मेस्मर। एंटम मेस्मेर किस वर्ष आंगिक दृष्टिकोण अपनी चरम सीमा पर था? किस वर्ष आंगिक दृष्टिकोण अपनी चरम सीमा पर था? उत्तर होगा 1915 में। दुश्चिंता रोग का प्रमुख विशेषता रोगी की व्यापक और दिशाहीन चिंता है, किसने कहा था? दुश्चिंता रोग की प्रमुख विशेषता रोगी की व्यापक और दिशाहीन चिंता है, किसने कहा था? उत्तर होगा कोलमैन ने कहा था। व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा? व्यक्ति के शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा? उत्तर होगा शेल्डन। मनोविदलता की चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सक ने अध्ययन किया? उत्तर होगा ब्लूलर। अगला प्रश्न है, शारीरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व या शक्ति का पड़ता है? तो शरीर के बनावट पर सबसे ज्यादा प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है। मनः स्नायु विकृति के रोग का मस्तिष्क लक्षण क्या है? मनः स्नायु विकृति के रोग का मस्तिष्क लक्षण क्या है? उत्तर होगा आशंका। दुर्भीति या फोबिया क्या है? दुर्भीति या फोबिया क्या है? उत्तर असंगत भय। दुर्भीति का ठीक उपचार क्या है? दुर्भीति का ठीक उपचार क्या है? उत्तर होगा आत्मनिर्देशन। मनः स्नायु विकृति के रचनाकार कौन है? मनः स्नायु विकृति के रचनाकार कौन है? उत्तर होगा फीशर।
मनोविदलता के रोगी का उपचार होता है। मनोविदलता के रोगी का उपचार होता है। उत्तर इंसुलिन से। किस मनोविकृति में विद्युत पद्धति का प्रयोग किया जाता है? किस मनोविकृति में विद्युत पद्धति का प्रयोग किया जाता है? उत्तर विषाद पर। आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है? आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है? उत्तर जीवन की अस्थिरता का। बंदूरा ने सर्प दुर्वृत्ति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का प्रयोग किया? बंदूरा ने सर्प दुर्वृत्ति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का प्रयोग किया? उत्तर होगा क्रमबद्ध असमवेदीकरण। मनोविचलन किस प्रकार का रोग है? तो मनोविचलन एक जटिल प्रकार का रोग है। मनोचिकित्सा प्रविधि है। मनोचिकित्सा विधि है किसका? तो विक्षोभ का उपचार। मनोचिकित्सा का रोगी क्या प्रतिरोध करता है? उत्तर लैंगिक समस्या का प्रतिरोध करता है। मनोचिकित्सा की विधि कौन है? तो पुनर्शिक्षात्मक मनोचिकित्सा। पुनर्शिक्षात्मक मनोचिकित्सा। अगला प्रश्न है, मनोचिकित्सा का लक्ष्य क्या है? मनोचिकित्सा का लक्ष्य क्या है? उत्तर होगा रोगियों को रोग से राहत पहुंचाना। यही मनोचिकित्सा का क्या है? लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, मनोचिकित्सा का स्तर क्या है? मनोचिकित्सा का स्तर क्या है? तो आत्मीय संबंध की स्थापना करना मनोचिकित्सा का क्या है? स्तर है। सहायक मनोचिकित्सा की एक विधि है। सहायक मनोचिकित्सा की एक विधि क्या है? तो पुनर्आश्वासन। पुनर्आश्वासन फ्रायड के मनोविश्लेषण का एक रूप है। फ्रायड के अनुसार मनोविश्लेषण का एक रूप कौन है? तो मुक्त साहचर्य के द्वारा आप मन का विश्लेषण कर सकते हैं। मनोचिकित्सा की विशिष्ट प्रविधि कौन है? तो मनोचिकित्सा की विशिष्ट प्रविधि है सम्मोहन चिकित्सा। कौन है? सम्मोहन चिकित्सा। अल्बर्ट एलिस ने किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया? अल्बर्ट एलिस ने किस चिकित्सा पद्धति का प्रतिपादन किया? उत्तर होगा व्यवहार चिकित्सा। व्यवहार चिकित्सा आधारित है उत्तर सीखने के सिद्धांत पर। मतलब व्यवहार चिकित्सा सीखने के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किया? उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किया? उत्तर होगा पतंजलि। किसने किया था? पतंजलि ने किया था। लोगों को स्वतंत्रता है कि उसके पास विकल्प है। चिकित्सा की काल्पनिक परिकल्पना कैसा है? उत्तर रोगी केंद्रित। मतलब लोगों को स्वतंत्रता है कि उनके पास विकल्प है बीमारी का इलाज करने का। उत्तर होगा रोगी केंद्रित। विचार परक घटक को किस नाम से जानते हैं? विचार परक घटक को किस नाम से जानते हैं? उत्तर होगा संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहार परक घटकों को संक्षेप में अभिवृत्ति के किस घटक के नाम से जानते हैं? उत्तर होगा एबीसी घटक। व्यापक अभिवृत्ति के अंतर्गत कितनी अभिवृत्तियां होती हैं? तो व्यापक अभिवृत्ति की कितनी अभिवृत्तियां हैं? तो दो हैं, या तो सरल होगा या जटिल। अगला है, किस वर्ष स्टीम्बर ने अपने अध्ययन में पाया कि शिक्षा के स्तर बढ़ाने से पूर्व धारणा मिटने लगती है? मतलब स्टीम्बर ने कहा था कि शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो पूर्व धारणा मिटेगी। किसने कहा था? उत्तर होगा कब हुआ था? उत्तर 1961 में। प्रोफेसर कैली और वोलकोट के मतानुसार समूह की निर्धारित अभिवृत्ति को समूह के सदस्य को किस प्रकार ग्रहण करते हैं? कैली और वोलकट के अनुसार समूह की निर्धारित अभिवृत्ति को समूह का नया सदस्य किस प्रकार ग्रहण करते हैं? उत्तर शीघ्रता से ग्रहण करते हैं। आर्मंड ट्रिम्पलेट ने कब यह पाया कि लोग दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करते हैं? आर्मंड ट्रिम्पलेट ने कब पाया कि लोग दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करते हैं? उत्तर होगा 1897 में पाया था ऐसा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन क्यों करता है? व्यक्ति
दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन क्यों करता है? उत्तर होगा परस्परता के कारण करता है। भाव प्रबोधन क्रिया में व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन अनुभव को कॉट्रेल ने क्या नाम दिया? भाव प्रबोधन क्रिया में व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन अनुभव को कॉट्रेल ने क्या नाम दिया? उत्तर होगा प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना। हमें दूसरे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। इस व्यवहार में कौन सा व्यवहार कहा जाता है? हमें दूसरे व्यक्ति को मदद करनी चाहिए, इस व्यवहार को कौन सा व्यवहार कहेंगे? तो समाज उन्मुख व्यवहार, समाज परोपकारी व्यवहार या सामाजिक व्यवहार कहेंगे इसको हम। समाज परोपकारी व्यवहार प्रायः किससे प्रभावित होता है? तो समाज परोपकारी व्यवहार प्रायः अधिगम से, प्रतिक्रिया से और पूर्वाग्रह से प्रभावित होता है। जो हमारी सहायता करते हैं हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं? तो इसको हम सामाजिक स्थिति के नाम से जानते हैं। पूर्वाग्रह किस विशेष समूह के प्रति किस बात का उदाहरण है? पूर्वाग्रह किसी विशेष समूह के प्रति किस बात का उदाहरण है? उत्तर होगा अभिमत का। सामाजिक अनन्यता की भावना समूह के प्रति कौन सी अभिवृत्ति का बोध कराती है? सामाजिक अनन्यता की भावना समूह के प्रति कौन सी अभिवृत्ति को बोध कराती है? उत्तर होगा सकारात्मक अभिवृत्ति। किस मनोवैज्ञानिक ने 3 प्रकार के सामाजिक प्रभावों के बीच अंतर स्थापित किया? किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक प्रभावों के बीच अंतर स्थापित किया? उत्तर होगा केलमैन। अनुरूपता पर अग्रगमन प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया? अनुरूपता पर अग्रगमन प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया? उत्तर होगा शेरिफ एवं एश के द्वारा। किसके अंतर्गत व्यक्ति अपरिचित लोगों के आदेश का पालन करते हैं? किसके अंतर्गत व्यक्ति अपरिचित लोगों के आदेश का पालन करते हैं? उत्तर होगा मिलग्राम। अगला प्रश्न है, सभी प्रयोज्यों में कितने प्रतिशत ने संपूर्ण आज्ञा पालन को प्रदर्शित किया? सभी प्रयोज्यों में कितने प्रतिशत ने संपूर्ण आज्ञा पालन किया? तो 65% लोग ऐसे होते हैं जो प्रयोज्य में आज्ञा का पूरा पालन करते हैं। अनुरूपता सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है? अनुरूपता सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है? उत्तर होगा अप्रत्यक्ष रूप है। आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का कैसा रूप है? आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का कैसा रूप है? उत्तर होगा प्रत्यक्ष रूप है। अनुपालन सामाजिक प्रभाव का कैसा रूप है? तो अनुपालन सामाजिक प्रभाव का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष के बीच का रूप है। किस मनोवैज्ञानिक ने समूह के 5 अनुक्रमों को बताया? समूह निर्माण के 5 अनुक्रम को कौन बताया? उत्तर होगा टकमैन। कब से कब तक राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने संयुक्त राष्ट्र में उनके सलाहकारों ने वियतनाम युद्ध को आगे बढ़ाने की सलाह दिया था? तो 1964 से 1967 तक। समूह चिंतन आविष्कारिका किसने विकसित किया? समूह चिंतन आविष्कारिका किसने विकसित किया? उत्तर होगा इरविंग जेनिस ने। सामाजिक स्वैराचार को किसके प्रयोग द्वारा दर्शाया गया? सामाजिक स्वैराचार को किसके प्रयोग के द्वारा दर्शाया गया? उत्तर होगा लतानी के द्वारा। समूह में लोगों को सम्मिलित होने का कारण क्या है? समूह में लोगों को सम्मिलित होने का कारण क्या है? तो सुरक्षा, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा, इन कारणों से ही लोग समूह में शामिल होते हैं। इन द माइंड्स ऑफ मेन पुस्तक किसने लिखा? इन द माइंड्स ऑफ मेन किताब किसने लिखा? तो गार्डनर मर्फी ने लिखा। उच्चतम संगठित समूह कौन है? उत्तर होगा देश। उच्चतम संगठित समूह कौन है? उत्तर होगा देश। कूले ने समूह को कितने भागों में बांटा? कूले ने समूह को कितने भागों में बांटा? उत्तर होगा 2 भाग में। प्रत्याशित असमन्वयता दृष्टव्य कौन सा है? प्रत्याशित असमता दृष्टव्य का कारण क्या है? तो उत्तर होगा दूसरा। किस मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन में प्रदर्शित किया कि उच्च कोटि के लक्ष्य का निर्धारण करके अंतर समूह द्वंद्व को कम किया जा सकता है? उत्तर होगा शेरिफ। अगला प्रश्न है, भीड़ में क्या होता है? प्रश्न, भीड़ में क्या होता है? तो कोई संरचना भीड़ की नहीं होती है। इसमें आत्मीयता भावना का भाव होता है, व्यक्ति का व्यवहार अभिव्यक्ति होता है। मतलब भीड़ की पहचान क्या है?
तो भीड़ की पहली पहचान है, इसमें कोई संरचना नहीं होती है, इसमें आत्मीयता की भावना नहीं होती है और व्यक्ति का व्यवहार अविवेकी होता है। विश्वविद्यालय उदाहरण है, तो विश्वविद्यालय औपचारिक समूह का, कैसा, औपचारिक समूह का उदाहरण है। समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेशमर एवं शेल्डन ने। अगला प्रश्न है, किसी समूह के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? मतलब समूह बनाने के लिए कम से कम कितना व्यक्ति होने चाहिए? उत्तर होगा 2। किसमें प्रोत्साहक परस्पर निर्भरता पाई जाती है? किसमें प्रोत्साहक परस्पर निर्भरता पाई जाती है? उत्तर सहयोगी पारितोषिक संरचना में। सामाजिक प्रभाव कौन उत्पन्न करता है? सामाजिक प्रभाव कौन उत्पन्न करता है? उत्तर होगा मित्र, रेडियो और टेलीविजन ये सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं। स्टोकोल्स नामक मनोवैज्ञानिक ने किस वर्ष 3 उपागमों का वर्णन किया था? उत्तर होगा 1990 में। भोपाल गैस त्रासदी कब घटी थी? भोपाल गैस त्रासदी कब घटी थी? उत्तर 1984 में। इसमें MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का स्राव हुआ था। जीवन की गुणवत्ता को कौन खराब कर रहा है? तो जीवन की गुणवत्ता को शोर प्रदूषण और भीड़, शोर प्रदूषण और भीड़ जीवन की गुणवत्ता को खराब कर रहा है। व्यक्ति कितनी फीट से लेकर व्यक्तिगत दूरी होती है? तो 18 इंच से 4 फीट की दूरी को व्यक्तिगत दूरी कहते हैं। 4 फीट से 25 फीट की दूरी को कहते हैं सार्वजनिक दूरी। अगला है, प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं। प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं तो बाढ़, भूकंप और सूखा। शुद्ध वायु कौन है? ऑक्सीजन जिसमें 20.94% हो, नाइट्रोजन 78.98 हो और CO2 0.03% हो, यह शुद्ध वायु है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? उत्तर होगा 5 जून को। कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? तो भूकंप जो है वह पर्यावरणीय प्रतिबल के उदाहरण है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अध्ययन द्वारा आक्रामकता के अधिगम मॉडल का विकास किया था? तो आक्रामकता के अधिगम मॉडल का विकास एल्बर्ट बंदूरा ने किया था। प्राकृतिक विपदा का उदाहरण है तो भूकंप, बाढ़, तूफान, सुनामी। किस मनोवैज्ञानिक ने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का परीक्षण किया? मतलब कुंठा आक्रामकता का सिद्धांत कौन दिया था? तो जॉन डोलार्ड ने दिया था। HIV किसे कहते हैं? तो एड्स को हम HIV कहते हैं। आक्रमण को किसने इस रूप में परिमाणित किया? आक्रमण से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए साभिप्राय क्षति से है। मतलब आक्रमण का मतलब दूसरों को साभिप्राय क्षति है, फ्रायड ने कहा था। आक्रमण मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया? आक्रमण के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने किस वर्ष कार्यदल की स्थापना किया? तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने कार्यदल की स्थापना 1973 में किया था। सामान्यतः कितने प्रकार के मनोवैज्ञानिक होने चाहिए? तो सामान्यतः 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिक होने चाहिए। मानव कितने प्रकार का संप्रेषण करता है? मानव कितने प्रकार का संप्रेषण करता है? उत्तर होगा 2 प्रकार का। साक्षात्कार कौशल वह साधन है जिसके द्वारा साक्षात्कार कौशल वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित वार्तालाप की अभिव्यक्ति होती है। किसने लिखा? तो C. आइजेंक ने। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में साक्षात्कार दाता से उन प्रश्नों को पूछा जाता है जो साक्षात्कार के उद्देश्य को पूरा करते हैं? उत्तर का मुख्य भाग अथवा मध्य अवस्था। किस देश के मनोवैज्ञानिक संघ द्वारा गठित कार्यदल कौशलों के 3 समुच्चय हैं? उत्तर होगा अमेरिकी। किस कौशल को 3 भागों में बांटा गया है?
किस कौशल को 3 भागों में बांटा गया है? तो आधारभूत कौशल को 3 भागों में बांटा गया है। किस कौशल का उपयोग मनोवैज्ञानिक व्यवहार के विषय में अंतर्दृष्टि का विकास करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में करते हैं? उत्तर होगा प्रेक्षण कौशल। मतलब व्यवहार को देखना है तो उस व्यवहार को जानने के लिए देखना पड़ेगा। परामर्श का संबंध किससे होता है? तो परामर्श का संबंध सहायता से होता है। प्रभावी परामर्शदाता के गुण क्या होना चाहिए? मतलब प्रभावी परामर्शदाता में कौन कौन गुण होना चाहिए? तो उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, पुनर्वाक्य विन्यास होनी चाहिए, दूसरों के प्रति सकारात्मक सोच होनी चाहिए और तदनुबुद्धि होनी चाहिए। सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध किससे होता है? सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध किससे है? उत्तर नैतिक आधार से है। प्रभावी मनोवैज्ञानिक के रूप में विकसित होने के लिए क्या जरूरी है? तो प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए अखंडता, क्षमता, सार्थकता, वैज्ञानिकता होनी चाहिए। अगला है परामर्श संबंधी अनुक्रिया को सेवार्थी के प्रति क्या करना होता है? परामर्श संबंधी अनुक्रिया को सेवार्थी के प्रति क्या करना होता है? उत्तर विचार, क्रिया और भावनाओं के प्रति। संदेशों के प्रति जानकारी एवं संवेदनशीलता परामर्शदाता के लिए आवश्यक क्या है? तो प्रभाविता। प्रभावी संप्रेषण के प्रति प्राप्त की जाती सकती है। प्रभावी संप्रेषण के प्रति प्राप्त की जा सकती है उचित संदेश द्वारा, पर्यावरणीय शोर को नियंत्रित करके और कुशलता का प्रयोग करके। श्रवण प्रक्रिया का एक प्रारंभिक चरण क्या है? मतलब सुनने की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण क्या है? तो उद्दीपक या संदेश का अभिग्रहण करना। साक्षात्कार कौशल एक प्रक्रिया है तो मुखोन्मुख वार्तालाप की प्रक्रिया है। परामर्शदाता के अंदर एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल क्या होती है? तो परामर्शदाता के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण कौशल है वह है तदनुभूति। परामर्शदाता की विधि क्या नहीं है? तो निर्देश परामर्श या परामर्शदाता की विधि नहीं है। कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है? मतलब किस क्षेत्र में आप परामर्श नहीं लेते? निजी क्षेत्र में परामर्श की जरूरत नहीं होती है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले विषय के लिए अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।